हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मैं अच्छे से दिख रहा हूं। तो एक बार आप यस सर लिख दीजिए। और कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले तो ये बताइए लाइफ कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत बेसिक से उठाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और लास्ट में एनसीईआरटी बूस्टर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और लास्ट में जाके मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा कि सर 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक थर्सडे में होगी। तो इस बीच में हम कम टाइम में इन 3 लेक्चर को कब, किस दिन, कितने मिनट तक रिवाइज करना है ये मैं आपको प्रॉपर दूंगा, ठीक। तो गाइस, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए ताकि मैं पढ़ाई को स्टार्ट करूं। फटाफट यस लिख दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने आपकी एक बढ़िया सी हेडिंग डाली, प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आते हैं। अभी तक तो सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही बात कर रहे हैं सर 3 दिन से कि प्रोकैरियोट में कौन आते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर आपके कौन कौन आते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर आपके बैक्टीरिया आते हैं, ठीक। और क्या आता है, प्रोकैरियोट के अंदर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं, जिसको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। वहीं पर इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। वहीं इसी के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। और तीसरी चीज आप इसके अंदर पढ़ते हैं माइको प्लाज्मा। ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाते हैं, ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ाते हैं। और माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है पीपीएलओ। क्या कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया। फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पूरा फोकस करना अच्छे से। स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा होगा, क्लाइमैक्स पे मजा आ जाएगा, ठीक। आइए, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 4 तरह के लोग यहां लिखे हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं पीपीएलओ, ठीक। अब माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला, ये दोनों टॉपिक आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा पीपीएलओ क्यों बोला, देखिए बच्चों, एक कैटल थी, ठीक है। कैटल मतलब आप समझते हैं, गाय भैंस, कैटल थी। कैटल के लंग्स, कैटल में क्या था, लंग्स था। कैटल में क्या था, लंग्स था। और लंग्स में जो फ्लूइड मिलता है उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, कैटल्स के लंग्स में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हमने बोला प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर एक ऑर्गेनिज्म मिला, एक ऑर्गेनिज्म मिला जो इस कैटल को
इन्फेक्शन कर रहा था, जो इस कैटल को इन्फेक्शन कर रहा था, और उस इन्फेक्शन का नाम था निमोनिया। उस इन्फेक्शन का नाम था निमोनिया। बच्चों, कैटल के लंग्स में जो फ्लूइड है, जिसको आप प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, वहां एक ऑर्गेनिज्म मिला। वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर रहा था कैटल में, डिजीज कर रहा था निमोनिया, इसलिए नाम पड़ा PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है। तो अगर मैं आपसे बोलूं माइकोप्लाज्मा बोलूं या मैं आपको बोलूं पीपीएलओ, एक ही चीज है। और इनके अंदर आपकी सेल वॉल जो होती है वो आपकी एब्सेंट होती है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए जल्दी से। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, आप लोगों का यस आ गया है, मतलब यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई। मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, बट ब्लू ग्रीन एल्गी यहां नहीं पढ़ते, माइकोप्लाज्मा इस चैप्टर में नहीं पढ़ते भाई, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालें? नेक्स्ट हेडिंग डालो शेप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो शेप ऑफ बैक्टीरिया। फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया है। शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मेनली कितने शेप्स मिलते हैं, मेनली कितने शेप्स हैं, तो आप बोलेंगे आपके मेनली जो शेप है वो है 4 टाइप्स, जिसके अंदर आपका जो पहला शेप है, जो आपका पहला शेप है वो है कोकस। वो है कोकस। अगर बैक्टीरिया देखने में, आप बैक्टीरिया को देख रहे हो और बैक्टीरिया देखने में आपको कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल दिख रहा है। आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो और वहां बैक्टीरिया देखने में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप बोलेंगे कोकस। अगर आपका दूसरा शेप है बैसिलस, दूसरा शेप है बैसिलस, तो बैसिलस बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? वो आपके रॉड की तरह दिखते हैं, इस तरीके से रॉड की तरह। अगर माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया देखने में रॉड जैसा लगेगा तो आप इसको बोलेंगे बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। अरे ये 2-4 लुखे आ गए हैं, अरे दीवाने, बस चैट में लगे हो, ये करना है वो करना है ये करना है। अरे दीवाने, इसमें कुछ नहीं लग रखा, पूरा का पूरा पढ़ाई पर फोकस करो। शर्म नहीं आती? 11वीं क्लास में आ गए हो, हैं, बड़े हो गए हो, यहां फोकस करो पूरा का पूरा। है कैसे लोग हैं? अरे दीवाने, इधर देख। ठीक, बैसिलस रॉड लाइक है। अगर एक और शेप है जिसको आप बोलते हैं विब्रियो। ठीक, विब्रियो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं, इस तरीके से कॉमा की तरह दिखेंगे। और चौथा है आपका स्पाइरल, चौथा है आपका स्पिरिलम। स्पिरिलम बैक्टीरिया जो है वो आपके स्पाइरल शेप होंगे, वो आपके स्पाइरल शेप होंगे। तो बच्चों 4 तरह के शेप आए। कोकस, अगर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में स्फेरिकल दिख रहा है तो वो कोकस है। अगर बैक्टीरिया रॉड लाइक दिख रहा है तो वो बैसिलस है।
अगर बैक्टीरिया कॉमा की तरह दिख रहा है तो वो विब्रियो है, अगर वो स्पाइरल जैसा दिख रहा है तो वो स्पिरिलम है। ठीक, ये 4 तरह के शेप आपके मिलते हैं। इसमें सबसे कॉमन शेप जो मिलता है वो होता है बैसिलस। तो सबसे कॉमन शेप जो है वो है आपका बैसिलस। अब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, वो लाइन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर बट दे एग्जिबिट डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। इसका मतलब समझिए बच्चों, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, माइकोप्लाज्मा आया। ठीक, इन सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होगी। इन सभी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इन सभी में डीएनए भी प्रेजेंट है, इन सभी के अंदर आपका राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड, इनके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, बट बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप हो सकते हैं। भले ही प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं बट इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है। ये लाइन समझ में आई तो यस लिखिए। सभी में लगभग, इसको छोड़ दूं, अगर इसको छोड़ दूं तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट है, तीनों में राइबोसोम प्रेजेंट है, तीनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तीनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तीनों में राइबोसोम प्रेजेंट है, तीनों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो लगभग सभी प्रोकैरियोट का सेम है, भले ही इनके अंदर डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलते हों। तो इस लाइन को आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके इस लाइन को लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट फंडामेंटली सिमिलर but exhibit different shape and function. Organization of prokaryote fundamentally similar but exhibit different shape and function, different shape and function. तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने जनरल बातें पढ़ी, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है, फिर हमने उनके शेप्स पढ़े, ठीक है, विब्रियो, स्पिरिलम, बैसिलस, कोकस, और फिर हमने ये लाइन आपकी पढ़ी। अब आप हेडिंग डालिए, बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए। अब पूरे के पूरे बैक्टीरिया की हर एक चीज खोल के पढ़ाई जाएगी। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, राइबोसोम क्या है, प्लाज्मिड क्या है, मीजोसोम क्या है, इंक्लूजन बॉडी क्या है, जो भी बैक्टीरिया में होता है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ए प्लाज्मिड। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को समझने के लिए आप एक बैक्टीरियल सेल बनाइए। ये देखिए, आप एक बैक्टीरियल सेल बनाइए। आपने एक बैक्टीरियल सेल बनाई, बिल्कुल सही। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर याद करिए एक आपका डीएनए प्रेजेंट था। याद करिए, एक आपका डीएनए प्रेजेंट था। तो इसके अंदर आपका एक डीएनए प्रेजेंट था और इस डीएनए को आप बोलते थे, इस डीएनए को आप बोलते थे न्यूक्लियर डीएनए। इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। इसी को आप बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए। इसी को आप बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, जो आपको पढ़ाया गया था। याद करिए, आपको बताया था कि इसका डीएनए एक होता है जिसमें दो स्ट्रैंड होती हैं। एक डबल स्टैंडर्ड, कितना होता है? एक, वन होता है। कितनी स्ट्रैंड वाला? कितनी स्ट्रैंड वाला? दो स्ट्रैंड वाला। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। याद करिए, इसी डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, इसी को जीनोमिक डीएनए, इसी को क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है सर। तो सर प्लाज्मिड क्या है? भगवान ने इस डीएनए के अलावा, भगवान जी ने इस डीएनए के अलावा, भगवान जी ने इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए दिया, एक और डीएनए दिया। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को आप बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड भी, प्लाज्मिड क्या है? इसके अलावा तो ये वाला डीएनए इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। भाई इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। एक डीएनए ये है, इसके अलावा भगवान जी ने एक और डीएनए दिया, तो ये डीएनए एक्स्ट्रा है। किसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है? न्यूक्लियर डीएनए के रेस्पेक्ट में। तो प्लाज्मिड को आप क्या बोलोगे? प्लाज्मिड को आप बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये न्यूक्लियर डीएनए है, ये न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, ये न्यूक्लियर डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। ये वर्ड समझ में आया तो एक बार मेरे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार मेरे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलो, या फिर आप बोलो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये नहीं है, ये इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। या आप बोलिए एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। ये डीएनए भी कैसा है? ये डीएनए इसके रेस्पेक्ट में छोटा है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और थोड़ा सा छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें भी दो स्ट्रैंड है, ये भी सर्कुलर है और ये आपका स्मॉल है। ठीक, ये प्रेजेंट होता है आपका मोस्ट ऑफ
बैक्टीरिया में, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में ये आपका प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ये आपका प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्मॉल डीएनए है, ज्यादातर बैक्टीरिया में मिलेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा जीनोमिक है। ठीक है, इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए के अंदर ये छोटा सा पार्ट, इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट, इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट, इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट कहलाया जाता है, इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट कहलाया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों, इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पूरे डीएनए में ये छोटा सा पार्ट, तो इस पूरे डीएनए में छोटा सा पार्ट है जिसको मैं बोल रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस बैक्टीरिया को मान लीजिए इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मैं कोई एंटीबायोटिक दूं, कोई केमिकल दूं, तो इस प्लाज्मिड के अंदर जो ये वाला जीन है, जिसको मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोल रहा हूं, ये वाला जीन इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन देगा, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट देगा। इस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक से बचाने वाला, एंटीबायोटिक से लड़ने वाला, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देने वाला जीन प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताइए, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दी, तो यह बैक्टीरिया की डेथ होगी या सरवाइव करेगा? लिख के बताइए, ये बैक्टीरिया की डेथ होगी या सरवाइव करेगा? लिख के बताइए, अभी पता चल जाएगा आपको समझ आया नहीं आया। लिख के बताइए, लिख के बताइए। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए मैंने एंटीबायोटिक दी, ठीक है, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मैंने एंटीबायोटिक दी, बिल्कुल सही, सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मैंने एंटीबायोटिक दी, बट उस एंटीबायोटिक से लड़ने वाला, उसके लिए प्रोटेक्शन देने वाला जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप मेरे को बताइए, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया की सेल विजिबल होगी या नहीं होगी? जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आपने बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दी, अगर बैक्टीरिया की डेथ हो गई तो बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, लेकिन आपने कहा कि बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, तो माइक्रोस्कोप में आपको बैक्टीरिया विजिबल होंगे या नहीं होंगे? आपको माइक्रोस्कोप में जब आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगे या नहीं होंगे? बताइए। बिल्कुल होंगे। तो आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि वो जिंदा है। वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड फिनोटिपिक कैरेक्टर। अब वर्ड आया फिनोटिपिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। तुम्हें कैसे पता चला कि बैक्टीरिया जिंदा है? तुम्हें बैक्टीरिया की सेल्स दिखी,
फिजिकल अपीयरेंस, तुम्हें कैसे पता चला माइक्रोस्कोप के अंदर कि बैक्टीरिया जिंदा है? तुम्हें बैक्टीरिया दिखा, तुम्हें उसका फिजिकल अपीयरेंस हुआ, तुम्हें उसका फिजिकल अपीयरेंस हुआ। फिनोटिपिक कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसलिए बैक्टीरिया सरवाइव किया। बैक्टीरिया सरवाइव किया तो तुमको माइक्रोस्कोप में दिखा। उसका दिखना, उसका फिजिकल अपीयरेंस किसकी वजह से है? उसका फिजिकल अपीयरेंस किसकी वजह से है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट प्रोवाइड फिनोटिपिक रेजिस्टेंस, प्रोवाइड फिनोटिपिक रेजिस्टेंस। समझ में आया तो यस लिख। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट प्रोवाइड फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, और फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। अब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में जो आप क्लास 12th में समझेंगे, 11th में भी नहीं समझेंगे। आप चाहे चेक कर लीजिए, उस लाइन के बगल में लिखा है कि आप इसको हायर क्लास में समझेंगे, आप इसको हायर क्लास में समझेंगे। क्लास 12th में जूलॉजी में यह चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब समझ में आएगा ही नहीं। प्लाज्मिड हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। ये चीज आप पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। एक चैप्टर है जिसको आप बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के अंदर ये लाइन आपको समझाई जाएगी। तब तक आप इसको याद रखना। कह दिया तो कह दिया, जो बोला कि उसको होल्ड पे रखो तो उसको होल्ड पे रखो। ठीक है, ये लाइन क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में जूलॉजी के अंदर समझाई जाएगी। तो बच्चों, हमने आपका प्लाज्मिड जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी जो चीज है, हमने प्लाज्मिड आपका कंप्लीट कर लिया। ठीक, हमने प्लाज्मिड आपका कंप्लीट कर लिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में हमने आपका पढ़ लिया है प्लाज्मिड। जब मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर समझा दूंगा, फिर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, आ जाइए। दूसरी चीज, दूसरा स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। दूसरा जो चीज आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। इसके लिए आप बैक्टीरिया बनाइए, इसके लिए आप बैक्टीरिया बनाइए। ये आपने बनाया है बैक्टीरिया। ठीक, और उसके बाद आपने बनाया यहां व्हाइट कलर से, ये आपने बनाया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा सेल एनवेलप क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे बाहर, सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखी, बिल्कुल दिखी। इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को आप बोलते हैं ग्लाइको कैलेक्स। इसके अंदर आपको येलो कलर से एक लेयर दिखी, बिल्कुल दिखी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके अंदर ग्रीन कलर से एक चीज दिखी, ये जो ग्रीन कलर से दिखी है, ये जो ग्रीन कलर से दिखी है, उसको आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल
मेम्ब्रेन। बच्चों जिस जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट की है 2 साल तक यू हैव टू मेंटेन सेम मोमेंटम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, याद रखना। ठीक, आइए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप। तो 1+2+3 इज इक्वल टू सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप। तो सबसे पहले इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। सर नहीं दिख रहा है। अरे दीवाने, कहां देख रहा है? घर में कहीं देख रहा है? बाहर किसी को देख रहा है? अरे इतना बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, अभी भी नहीं दिख रहा है। अरे दीवाने, इधर आ बेटा, इतना बड़ा लिख रहा हूं, अब तो देख ले। इन नजरों में देखनापन होना चाहिए। ठीक है, तेरी नजरें ही सही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो अगर मैं आपको बोला, ठीक है, अगर मैं आपको बोला, ध्यान से समझना। ठीक, हां, ध्यान से समझना। अब सही है तो लिख दीजिए नो लैग। पूरा दिख रहा है तो लिख, सब सही है तो लिख दीजिए नो लैग। नो लैग, क्लियरली आवाज वगैरह सब आ रही है, मैं अच्छे से दिख रहा हूं, तो लिख दीजिए नो लैग। नो लैग। एक लिख रहा है मीजोसोम। अरे तू ही पढ़ा ले, तू ही पढ़ा ले। अबे सीक्वेंस में चलने दे मेरे भाई, मीजोसोम आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, मीजोजोम। इधर देख यार, मीजोसोम, अभी रुक तो जा, मीजोसोम। ठीक, चलिए, सेल एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप। तो अगर मैं सेल एनवेलप की बात करता हूं, तो सेल एनवेलप जो है वो आपका, सेल एनवेलप जो है आपका, उसमें टोटल 3 लेयर है जो आपस में टाइटली अटैच है। जो आपस में कैसी है? टाइटली अटैच है। और इन तीनों का कॉम्पोजिशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये किसी सिंपल कंपाउंड से नहीं बनी है। अभी मैं इन तीनों का कॉम्पोजिशन भी आपको बताऊंगा। तो ये केमिकली कैसी हुई, लिख के बताइए। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा हुआ, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, लिख के बताइए। इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो है केमिकली कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तीनों का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 3 लेयर्स, इनका जो फंक्शन है, तीनों का जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंट है। और तीनों की तीनों, ऑल 3 behave as a protective unit। प्रोटेक्टिव यूनिट। देखिए, इन तीनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है। इन तीनों को मिलाकर सेल एनवेलप बोलते हैं। ये तीनों की तीनों टाइटली अटैच है और तीनों की तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। ठीक, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये आपकी काम करती है। ठीक है, तो हमने सेल एनवेलप में 3 लेयर है, टाइटली अटैच है, केमिकली कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन ऑफ 3 लेयर आपका डिफरेंट है, ऑल 3 बिहेव एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। अब हमें इसमें इनके बारे में पूरा का पूरा एक एक चीज आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो हमें इसके अंदर पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। और ये सेल एनवेलप आपका प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट। अब सेल एनवेलप में सबसे पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप हेडिंग डालिए
सेल एनवेलप में सबसे पहले आप पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलेक्स। आप पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलेक्स। तो ग्लाइकोकैलेक्स आप पढ़ेंगे। अगर ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है, थिक है और टफ है, ग्लाइकोकैलेक्स छूने में हार्ड है, मोटी है, टफ है, तो आप ग्लाइकोकैलेक्स को बोलोगे कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलेक्स सॉफ्ट है, लूज है, पतली है, तो आप इसको बोलोगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलेक्स आपका सेल एनवेलप की सबसे आउटर लेयर है। सबसे आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स सेल एनवेलप की। एक लिख रहा है पोल। अरे मेरे भाई कहां से आते, कौन है ये लोग? अगर ग्लाइकोकैलेक्स छूने में हार्ड है, थिक है, टफ है, तो उस ग्लाइकोकैलेक्स को कैप्सूल बोलते हैं। ठीक। अगर ग्लाइकोकैलेक्स सॉफ्ट है, लूज है, तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है और सम बैक्टीरिया में आपका स्लाइम लेयर प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो ये हो गई। तो आप से कोई पूछे कि ग्लाइकोकैलेक्स किससे बना है, तो ग्लाइकोकैलेक्स आपका मेनली पॉलीसैकरीहाइड से बना है। पॉलीसैकरीहाइड कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। ठीक। क्लास 11th में जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, वहां आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाएगा। वहां मोनोसैकरीहाइड, डाइसैकरीहाइड, पॉलीसैकरीहाइड वहां पढ़ाया जाएगा। तो अभी मेनली पॉलीसैकरीहाइड। तो पॉलीसैकरीहाइड आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो ग्लाइकोकैलेक्स किससे बना हुआ है? मेनली पॉलीसैकरीहाइड से बना हुआ है। ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स, अब आप मुझे बताइए, ग्लाइकोकैलेक्स मोटा है तो कैप्सूल है, पतला है तो स्लाइम लेयर है। तो आप मुझे बताइए डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स का जो कॉम्पोजिशन और थिकनेस है वो सेम रहेगी या वेरी करेगी? अगर ये मोटा है तो कैप्सूल है, अगर ये लूज है, सॉफ्ट है, लूज है, तो ये स्लाइम लेयर है। तो आप मुझे बताओ डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स का कॉम्पोजिशन और थिकनेस सेम रहेगा या वेरी करेगा? लिख के बताइए। वेरी करेगा, वेरी करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब थिकनेस, कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स vary in डिफरेंट बैक्टीरिया। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारे पीवाईक्यू और सारे क्वेश्चन, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूं वो एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है उसके ऊपर बेस देता हूं। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको 70 से 80 क्वेश्चंस दूंगा और नीट में उनके बाहर से नहीं आएगा। वो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे 4 या 5 वो हर टॉपिक के होंगे। किसी में प्लाज्मिड का एक स्टेटमेंट होगा, किसी में सेल थ्योरी का होगा, मतलब मिक्स करके दूंगा। अभी आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन देता हूं, बाद में मिक्स करके दूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक। थिकनेस कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अगर ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है तो उसे कैप्सूल बोलेंगे,
अगर वो लूज है, पतली सी लेयर है, तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक, ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स प्रोवाइड, ग्लाइकोकैलेक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। स्टिकी मतलब चिप चिप, चिपकना जैसा, चिपकना जैसा। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। हमने सेल एनवेलप के अंदर पहली चीज हमने कंप्लीट कर ली, पहली चीज हमने कंप्लीट कर ली। सेल एनवेलप में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। कैसे अटैच है? टाइटली अटैच है। तीनों का फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। अभी सिर्फ एक के बारे में बताया गया। तीनों की तीनों बिहेव करती हैं एक यूनिट की तरह, ठीक है। और ज्यादातर प्रोकैरियोट में सेल एनवेलप मिलता है। सेल एनवेलप का पहला पार्ट था ग्लाइकोकैलेक्स। अगर ये हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर ग्लाइकोकैलेक्स बहुत पतला है, लूज है, तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। कैप्सूल ज्यादातर बैक्टीरिया में मिलता है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर मिलती है। ग्लाइकोकैलेक्स मेनली पॉलीसेकेराइड का बना है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। और ग्लाइकोकैलेक्स का जो थिकनेस है, जो कॉम्पोजिशन है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी करेगा। और ग्लाइकोकैलेक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। तो बच्चों हमने आपका एक पढ़ लिया सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलेक्स। अब आप दूसरा पढ़ेंगे सेल वॉल। हेडिंग डालिए ग्लाइकोकैलेक्स में दूसरा पार्ट आप पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक, दूसरा आप पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक, आइए सेकंड नंबर का। तो ग्लाइकोकैलेक्स से नीचे था सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? अगर मैं आपसे कहूं सेल वॉल जिससे बनी है उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, और उसी को आप बोलते हैं म्यूरिन। सब बताऊंगा, एकदम फोकस रखना, अभी सब बताऊंगा। मीजोजोम भी बताऊंगा, इंक्लूजन बॉडी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक सीक्वेंस में बताऊंगा। पूरा का पूरा फोकस रखना अच्छे से। ठीक, अभी एनसीईआरटी रीड मत करना, क्लास जब खत्म होगी उससे पहले मैं खुद रीड करूंगा और एक एक चीज बताऊंगा। ठीक, अभी इंक्लूजन बॉडी मत देखना, अभी मीजोजोम मत देखना, कुछ मत देखना। ठीक, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है जिसको आप म्यूरिन बोलते हो। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दो चीजें हैं। एक को आपने बोला शुगर और एक को आपने बोला अमाइनो एसिड। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? शेप टू सेल, प्रोवाइड शेप टू सेल एंड prevent bursting or collapsing of cell। तो आपकी जो सेल है उसको बर्स्ट होने नहीं देगी, उसका बाहर से एक शेप मेंटेन करके रखेगी। कौन? सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है जिसको आप म्यूरिन बोलते हैं, जिसके दो पार्ट है, शुगर एंड अमीनो एसिड। ठीक, और ये उसके शेप प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड शेप टू सेल। तो एक तरीके से उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट करेगी, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी, उस सेल को बर्स्ट होने नहीं देगी, उसके शेप को मेंटेन करेगी। तो यह है आपका सेल वॉल के अंदर। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। अभी कुछ मत देखना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कुछ मत देखना। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। ठीक है, एक सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है, तरीके से पढ़नी है। अगर मैं तुमको प्लाज्मिड के बाद मीजोजोम बोल देता तो आपको समझ नहीं आता। ठीक, अब आप देखना, मैं अपने आप एक वर्ड यूज करूंगा, मीजोजोम। ठीक है, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। क्लास 11वीं के हो, छोटे बच्चे हो, जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल हैव फेथ इन योर टीचर। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। ठीक,
सेल वॉल। अब अंदर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन। क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन। तो अब नेक्स्ट आप डालेंगे हेडिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछता हूं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछता हूं, तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन जिस चीज से बनी है वो है आपके लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, पहली चीज तो ये हो गई। और सेल मेम्ब्रेन का इट्स स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट्स स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन मिलती है और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन मिलती है, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है सर। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है समझिएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बनाई है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने बनाई है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक। अब ये सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर वाटर को अलाउ करेगी। किसको अलाउ करेगी? वाटर को अलाउ करेगी। इस सेल के अंदर बाहर से वाटर, मतलब बाहर से अंदर इस सेल में सॉल्वेंट आ सकता है। बाहर से अंदर इस सेल में मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट आ सकता है और 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 कुछ सॉल्यूट भी अंदर आ सकते हैं। सारे सॉल्यूट नहीं, कुछ सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट। ऐसी लेयर जो बाहर से अंदर सॉल्वेंट को आने दे और कुछ सॉल्यूट को आने दे, कुछ सॉल्यूट को आने दे। सम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इससे क्रॉस कर जाएगा। ऐसी लेयर सेलेक्टिवली परमेबल कहलाई जाती है जो सॉल्वेंट को अपने अंदर आने दे। तो इस सेल में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट आ सकता है और कुछ सॉल्यूट आ सकते हैं। तो ऐसी सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझ में आया? तो एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जो सॉल्वेंट को अलाउ करे और कुछ सॉल्यूट को अलाउ करे। इंटरैक्ट, सेल मेम्ब्रेन इंटरैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन इंटरैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट। सर ऐसा क्यों लिखा कि सेल मेम्ब्रेन इंटरैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट? बल्कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर तो सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सर बाहर इन्वायरमेंट के साथ तो सेल वॉल इंटरैक्ट कर रही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल से अंदर है। अब सुनिए, सेल वॉल सभी को आने देती है, सेल वॉल परमिएबल होती है। सेल वॉल सभी को अंदर आने देती है, सेल वॉल सभी को अंदर आने देती है। अब फर्दर सेल के अंदर एंट्री होगी या नहीं होगी, अब फर्दर सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री होगी या नहीं होगी, यह किस पे डिपेंड करेगा? सेल वॉल तो सभी को अंदर आने देती है, सेल वॉल तो सभी को अंदर आने देती है। स्कूल का गेट सभी के लिए ओपन है, स्कूल का गेट सेल वॉल है।
बट क्लासरूम का जो गेट है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्लासरूम के गेट पे डिपेंड करेगा कि क्लासरूम के अंदर कौन आएगा, क्लासरूम के अंदर कौन आएगा। इसलिए लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट, इसलिए लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमने सेल वॉल पढ़ लिया, ठीक है, हमने आपका सेल मेम्ब्रेन देख लिया है। ठीक, अब सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल एनवलप हो गया, बिल्कुल सही। अब आप हेडिंग डालेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे मीजोजोम। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था प्लाज्मिड, फिर आपने पढ़ा सेल एनवलप। अब आप हेडिंग डालेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे मीजोजोम। अब आप हेडिंग डालेंगे मीजोजोम। तो ये लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको मीजोजोम के बारे में बताया जाएगा। सीक्वेंस में चलती हैं चीजें। मीजोजोम, ठीक, मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम। मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन के लिए जो बेस्ट वर्ड आप यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। याद रखना, सेलेक्टिवली परमिएबल। जो एनसीईआरटी है ट्रांसपोर्ट, जो पुरानी एनसीईआरटी है जो लास्ट ईयर तक चलती थी, उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर होता था, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा है। ठीक, आइए, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं मीजोजोम क्या है, देखिए, आपने बनाया एक सेल, ठीक है, इस सेल में बाहर की लेयर है CW, CW मतलब सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, और अंदर की तरफ आपने बनाया CM, CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, CM मतलब सेल मेम्ब्रेन। अब आप ध्यान से देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं मीजोजोम, उसको बोलते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है? मीजोजोम एक तरीके से एक्सटेंशन है, एक तरीके से इन्वेजिनेशन है। किसका इन्वेजिनेशन है? सेल मेम्ब्रेन का। इसी को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आप बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम। चलो एक सवाल का जवाब दो, हम लोग यूकैरियोट हैं, यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां होता है? लिख के बताइए। यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां होता है? लिख के बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां होता है, यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां होता है, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, पढ़े हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आप बताइए, क्या प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता? प्रोकैरियोट में तो सर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट या एब्सेंट? सर प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो सर प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर रेस्पिरेशन कहां होगा? प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो प्रोकैरियोट के अंदर रेस्पिरेशन का जो साइट है वो है आपका मीजोजोम।
आ गया होगा समझ में। प्रोकैरियोट, सर हमारे अंदर तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, बट प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, तो वहां पर रेस्पिरेशन कहां होता है? वहां पर रेस्पिरेशन मीजोजोम में होता है। इसका मतलब मीजोजोम प्रोकैरियोट में मिलते हैं, यूकैरियोट में नहीं मिलते। मीजोजोम आपके कहां मिलते हैं? प्रोकैरियोट में मिलते हैं, यूकैरियोट में नहीं मिलते। यूकैरियोट में नहीं मिलते। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। अब ये मीजोजोम आपको किस तरीके से दिख सकता है? या तो आपको मीजोजोम इस तरीके से दिखेगा, ऐसे करके, या फिर मीजोजोम आपको इस तरीके से दिखेगा, या फिर मीजोजोम आपको इस तरीके से दिखेगा। यह मीजोजोम की अपीयरेंस है। अगर मीजोजोम आपको ऐसा दिखे तो आप उसको बोलेंगे लैमेला। अगर मीजोजोम ऐसे दिखे तो आप बोलेंगे वेसिकल। अगर मीजोजोम ऐसे दिखे तो आप बोलेंगे टिब्यूल। तो मीजोजोम आपको इस तरीके से दिखेगा तो लैमेला, इस तरीके से दिखेगा तो वेसिकल, इस तरीके से दिखेगा तो टिब्यूल। अब आप मुझे बताइए, ये जो मीजोजोम है, इस मीजोजोम पर आपके प्रेजेंट है एंजाइम्स। ये है आपके एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो मीजोजोम ने सरफेस एरिया और एंजाइम कंटेंट को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, लिख के बता। मीजोजोम कंप्लीट होने के बाद पूरे का रिवीजन दूंगा, फिर 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर पूरे का रिवीजन दूंगा, फिर लास्ट में फिर पूरे का रिवीजन दूंगा। ठीक, बताइए क्या था क्वेश्चन? मीजोजोम की वजह से सरफेस एरिया और एंजाइम कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज? अरे दीवाने, बहुत बढ़िया। तो मीजोजोम क्या करता है? मीजोजोम आपका सरफेस एरिया एंड एंजाइम कंटेंट को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। और मीजोजोम का एक और फंक्शन लिखा है, ठीक है, 3 फंक्शन और है। एक फंक्शन है सिक्रीशन, एक फंक्शन है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है कि मीजोजोम जो होता है, सिक्रीशन का मतलब है किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल से बाहर। तो मीजोजोम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मीजोजोम अंदर से चीजें बाहर की तरफ फेंक रहा है, जिसको मैंने बोला है सिक्रीशन। तो मीजोजोम पर एंजाइम्स भी आपके मिलते हैं। एंजाइम कंटेंट बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, और ये मीजोजोम जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर चीजें हैं उनको बाहर सिक्रीट कर रहा है, डिस्चार्ज आउटसाइड दी सेल। ट्रांसपोर्ट के लिए मैं लिख सकता हूं डिस्चार्ज आउटसाइड दी सेल, डिस्चार्ज आउटसाइड दी सेल। तो किसी चीज को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल से बाहर फेंक रहा है, डिस्चार्ज आउटसाइड दी सेल, डिस्चार्ज आउटसाइड दी सेल। तो बच्चों क्या क्या फंक्शन हुए मीजोजोम का? सबसे पहला फंक्शन हुआ मीजोजोम का रेस्पिरेशन। दूसरा फंक्शन हुआ सरफेस एरिया एंजाइम कंटेंट इंक्रीज। तीसरा फंक्शन हुआ सिक्रीशन। और चौथा फंक्शन जो है इसका, हेडिंग डालिए, चौथा फंक्शन समझाता हूं। डीएनए, चौथा फंक्शन हेडिंग डालिए, डीएनए रेप्लिकेशन
and it's equally distribution in डॉटर सेल। समझिए समझिए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो कॉन्सेप्ट भूल जाना और इस लाइन को डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक, देखिए मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये रहा एक बैक्टीरिया। ठीक, इस बैक्टीरिया में ये है मीजोसोम। इस बैक्टीरिया में ये क्या है, ये है इस बैक्टीरिया में एक मीजोसोम। ठीक, और इसके अंदर आपका ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये है आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपका हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, जब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, तो अब आप देखिए आपके पास कितने डीएनए हो गए। पहले एक डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो आपका कितना डीएनए हो गया, अब आपका 2 डीएनए हो गए, आपके 2 डीएनए हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मीजोसोम डिवाइड किया। इसके बाद मीजोसोम डिवाइड किया और मूव किया। मीजोसोम डिवाइड किया और मूव किया, मीजोसोम डिवाइड किया और मूव किया, डिवाइड किया और मूव किया। तो जब बीच से डिवाइड करेगा, जब बीच से मीजोसोम डिवाइड करेगा और मूव करेगा, तो जब मीजोसोम मूव किया तो एक डीएनए यहां ले गया, एक डीएनए यहां ले गया। देखिए इस मीजोसोम पर डीएनए अटैच था। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए का अमाउंट 2 हो गया। अब ये मीजोसोम बीच से डिवाइड किया, मीजोसोम बीच से डिवाइड किया और डिवाइड करके ऐसे मूव किया, डिवाइड करके ऐसे मूव किया, डिवाइड करके ऐसे मूव किया, और इसके साथ चिपका हुआ था डीएनए। तो एक डीएनए यहां आ गया, दूसरा डीएनए यहां आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्वेजिनेशन हुआ। उसके बाद इन्वेजिनेशन हुआ, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हुआ। इन्वेजिनेशन में कैसा हुआ होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इन्वेजिनेशन में क्या हुआ होगा। ठीक है, इन्वेजिनेशन में क्या हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, पलखे भी ना झपक पाए। इन्वेजिनेशन में क्या हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा। इन्वेजिनेशन में क्या हुआ, इन्वेजिनेशन में आपका सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई। दोनों जगह से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ये एक सेल बन गई और ये एक सेल बन गई। ठीक, ये मीट कर गया, ये दोनों पॉइंट मीट कर गए, ये दोनों पॉइंट आपके मीट कर गए, जिसकी वजह से आपका इसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये आपका मीजोसोम, ये आपका मीजोसोम।
सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल थी, उसमें एक मिजोसोम था, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, दो डीएनए हो गए, मिजोसोम डिवाइड किया, मिजोसोम डीएनए से अटैच था तो मिजोसोम मूव किया, मिजोसोम मूव किया तो एक डीएनए इस तरफ आया, एक डीएनए इस तरफ आया, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गई अंदर की तरफ और फिर ये पॉइंट मीट कर गया, आपकी दो सेल बन गई। दोनों सेल में आपका डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपका मीजोसोम ने। कॉन्सेप्ट अंदर तक फील हुआ तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, ये जो दो बनी है इनको बोलते हैं डॉटर सेल। ये जो दो बनी है इनको बोलते हैं डॉटर सेल। और ये जो थी बापू, ये है आपका पेरेंट सेल। मिजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में और उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल के अंदर। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है तो आप भूल जाओ इस कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट ये लाइन याद कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ के ये लाइन याद कर लेना। ठीक, और एक फंक्शन और है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट याद रखना। देखो कुछ चीजें होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट देना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि नीट में नहीं पूछते हैं, नीट में डायरेक्ट पूछेंगे कि इसका ये फंक्शन किसका है। तो कुछ चीजें होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, सिंपल बच्चे को बोल कि बच्चे इस फंक्शन को डायरेक्ट याद कर ले। ठीक, तो मीजोसोम और क्या करता है? मीजोसोम आपका सेल वॉल की सिंथेसिस करता है। मीजोसोम आपका सेल वॉल की सिंथेसिस करता है। तो ये लो बच्चों, मीजोसोम भी आपका हो गया। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। 7:45 तक पढ़ेंगे और 7:45 से 8 o'clock तक 15 मिनट हम अपना एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। तो देखा, हर चीज का एक तरीका होता है। जब मैंने प्लाज्मिड पढ़ाया था तो कुछ लोगों ने एनसीईआरटी चेक करी, उन्होंने देखा कि यार प्लाज्मिड के नीचे वहां पर कहीं पर मीजोसोम लिखा है और सर ने मीजोसोम नहीं बताया। यही तो कहते हैं कि पेशेंट रखो, वहां मीजोसोम बताने में मजा नहीं आता। ठीक है, जब तक मैं बच्चे को सेल मेम्ब्रेन नहीं बताऊंगा, जब तक मैं बच्चे को सेल मेम्ब्रेन नहीं बताऊंगा तो उसको मीजोसोम कैसे समझ में आएगा। और सेल मेम्ब्रेन बताने के लिए पहले सेल वॉल बताना पड़ेगा, सेल वॉल बताने के लिए पहले ग्लाइकोकैलिक्स बताना पड़ेगा, उसके लिए पहले सेल एनवेलप बताना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सेल एनवेलप लेकर आया, सेल मेम्ब्रेन के बाद मीजोसोम लेकर आया। ठीक, अब आ जाइए, अब नेक्स्ट क्या लिखें? सी के बाद है आपका, सी के बाद है आपका डी, इंक्लूजन। सर ये वर्ड भी हमने वहीं देखा था, प्लाज्मिड वाले पैराग्राफ में देखा था इंक्लूजन। अब बताऊंगा ना, इंक्लूजन बॉडी, यहां इंक्लूजन बॉडी और यहां हम लिख देते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक, ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहला है इंक्लूजन बॉडी और फिर है आपका क्रोमैटोफोर। देखिएगा, इंक्लूजन बॉडी कहां प्रेजेंट है? सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी आपकी मिलती है प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी मिलती है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इंक्लूजन बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होते हैं और इनके अंदर कुछ मटेरियल स्टोर होता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल, स्टोर रिजर्व मटेरियल।
सर किस तरह का मटेरियल स्टोर करते हैं, ये किस तरह का मटेरियल स्टोर करते हैं? एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल है आपका, ठीक, पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल है आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल। पहला एग्जाम्पल है आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल। एक और चीज मुझे तुम्हें कहनी थी कि जब लेक्चर खत्म होता है तो मैं आपके कमेंट पढ़ने जाता हूं। वहां काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी चैट कर रहे हैं। कोई किसी की इंस्टा आईडी मांग रहा है, कोई किसी का नंबर, कोई किसी का टेलीग्राम आईडी, कोई कह रहा है कि तुम कल आई नहीं थी पढ़ने के लिए, मैंने तुम्हें मिस किया। तो बच्चों इस तरह की जो बातें हैं, अभी ये सब चीजें ठीक नहीं है। 2 साल तक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक। आप वहां पर कोई भी अननेसेसरी चैट नहीं करेंगे, इससे आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने साथ चीट कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। इनफ ऑफ टॉक, आइए। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इंक्लूजन बॉडी का पहला एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। अब फॉस्फेट ग्रेन्यूल के अंदर फॉस्फोरस स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? फॉस्फोरस स्टोर होगा। दूसरा है आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। और तीसरा है आपका साइनोफिशियन ग्रेन्यूल। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन को स्टोर करता है। और ये आपका मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो। और फोर्थ एग्जाम्पल जो इसका है वो है आपका, लाइन खींच देता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका वो है आपका, फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका वो है आपका गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल बच्चों, गैस वैक्यूल एक ऐसे स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। गैस वैक्यूल एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर एयर को स्टोर करता है। तो गैस वैक्यूल एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर एयर को स्टोर करता है। तो गैस वैक्यूल क्या स्टोर कर रहा है? स्टोर एयर। और गैस वैक्यूल अगर एयर को स्टोर करेंगे, अगर बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल एयर को स्टोर करेंगे, तो फिर गैस वैक्यूल बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन बायंसी, या मैं कहूं प्रोवाइड बायंसी, क्योंकि इनके अंदर गैस स्टोर है। प्रोवाइड बायंसी। बायंसी का मतलब है फ्लोटेशन। बायंसी का मतलब है फ्लोटेशन। तो गैस वैक्यूल ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अपने अंदर एयर स्टोर करते हैं। गैस वैक्यूल भी इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। 3 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया। एयर स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फ्लोटेशन और बायंसी में आपका हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। और ये आपके कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं एग्जाम्पल आपसे कहूं गैस वैक्यूल का, आपका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा है आपका
पर्पल, दूसरा है आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और तीसरा है आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये दोनों बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये किस तरह के बैक्टीरिया हुए? ये आपके हुए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ध्यान से समझिएगा, गैस वैक्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफिसिन ग्रेन्यूल, चारों के चारों मेम्ब्रेन लेस है, किसी ना किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। गैस वैक्यूल एयर को स्टोर करता है, ये आपका बायंसी प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलेगा, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलेगा। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। क्रोमेटोफोर अभी नहीं बताऊंगा। क्रोमेटोफोर से पहले आपको मैं एक दूसरा टॉपिक बताऊंगा और उस टॉपिक का नाम है पिलाई एंड फिम्ब्रे। ठीक, पिलाई एंड फिम्ब्रे। उसके बाद जो जो चीज मैंने एनसीईआरटी में टच की है वो मैं सब आपको रीड कराऊंगा। एक पोर्शन है एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वो मैंने टच नहीं किया। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में टच करूंगा। अभी टच नहीं किया। जब मैंने टच नहीं किया तो आप भी टच नहीं करेंगे। जब तक मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं पढ़ाऊंगा आप भी नहीं पढ़ेंगे। मैंने बैक्टीरिया का फ्लैजिला टच नहीं किया, अभी आप भी नहीं करेंगे। मैंने क्रोमेटोफोर टच नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे। ठीक है? टच मी, नो नो नो, डोंट टच। नहीं करने का है, बोला ना, नहीं करने का है। नहीं करने का है, कह दिया तो कह दिया, नहीं करने का है। और लास्ट है आपका लास्ट स्लाइड। इसके बाद हम रिवीजन देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, लास्ट स्लाइड, उसके बाद पूरे का 2 बार रिवीजन होगा। ठीक है, आ जाइए, डालिए हेडिंग पिलाई, PILI, पिलाई। और दूसरी हेडिंग डालिए फिम्ब्रे, पिलाई एंड फिम्ब्रे। ठीक, और बीच में एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, पिलाई एंड फिम्ब्रे, पिलाई एंड फिम्ब्रे, ये दोनों स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के मूवमेंट में, उसके लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। सर क्रोमेटोफोर कहां गया? अरे लुखे, अभी तो बताया था, क्रोमेटोफोर नहीं बताया। पहले पिलाई एंड फिम्ब्रे बताऊंगा। है कैसे आदमी हो, नशा करके आए हो क्या? अभी तो बताया था, क्रोमेटोफोर लिखा था। है अभी तो बताया था कि पहले पिलाई एंड फिम्ब्रे बताऊंगा, क्योंकि आज के डीपीपी में पिलाई और फिम्ब्रे से क्वेश्चन है, क्रोमेटोफोर से क्वेश्चन नहीं है। क्रोमेटोफोर कराने के बाद पिलाई और फिम्ब्रे कराता तो क्लास का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो तेरा एनसीईआरटी बूस्टर रह जाएगा। कैसे आदमी है, क्या हो गया है ये मेरे देश को? अजीब आदमी है? अरे गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। इस तरीके से एक टीचर एक आम स्टूडेंट को स्पैमर में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी आदमी अपनी खुशी से स्पैमर नहीं बनता। इस तरीके से किसी बच्चे को टीचर रोस्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे
स्पैमर में कन्वर्ट हो जाता है। अरे दीवाने, मन में कोई नाराजगी मत रखना, ठीक है? अपना कंटेंट ही मोटिवेशन है, यहां पर ध्यान रखना। इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, इस चीज की रिस्पेक्ट करना बस। आ जाओ। पिलाई एंड फिम्रे, पिलाई एंड फिम्रे दोनों के दोनों लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। नो रोल इन, नो रोल इन। तो रिस्पेक्ट रखना दिल में, ठीक है? मैं आप लोगों से काफी बड़ा हूं, आई एम 36 ईयर ओल्ड, मैरिड पर्सन, ठीक है? आपका मैं एक तरीके से अंकल हूं बेटा, ठीक है? बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमेशा याद रखना क्लास में डिसिप्लिन, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? डिसिप्लिन है तभी स्टडी है, ठीक है? आ जाओ, इनफ ऑफ टॉक, आओ। नो रोल इन लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मोटिलिटी, तो मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है? सर ये होते क्या है? इसको समझने के लिए आप, इसको समझने के लिए आप एक बैक्टीरियल सेल बना लीजिए। बना ली है सर बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर आपको कुछ लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है? और कुछ स्ट्रक्चर आपको थोड़े छोटे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो बैक्टीरिया के सरफेस पर ये दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पिलाई और फिम्रे आपके प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक? कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक? और ये दोनों स्ट्रक्चर, जो लंबा वाला है, जो लंबा वाला है वो पिलाई है, जो लंबा वाला है वो पिलाई है, और जो छोटा वाला है वो आपका फिम्रे है, वो आपका फिम्रे है। फिम्रे के नंबर ज्यादा होते हैं, फिम्रे के नंबर ज्यादा होते हैं, पिलाई के नंबर कम होते हैं। तो पिलाई कैसे है? पिलाई थोड़े लॉन्ग है, ठीक है? पिलाई आपके कैसे हैं? लॉन्ग है, लंबे हैं, तो मैंने बोल दिया इलोंगेटेड है। और एक टिब्यूल जैसे है, मतलब एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। और इनके अंदर जो प्रोटीन मिलता है उस प्रोटीन का नाम है पिलिन प्रोटीन। ये बने होते हैं पिलिन प्रोटीन से। पिलाई जो होते हैं वो लेस इन नंबर होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। फिम्रे जो होते हैं, फिम्रे आपके शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है? और थोड़े आपके पतले होते हैं, नैरो होते हैं। और फिम्रे का जो नंबर है वो मोर है, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। कैसे है? मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, ठीक? तो पिलाई का जो नंबर है वो कम है, फिम्रे के नंबर ज्यादा है। पिलाई पिलिन प्रोटीन का है, पिलाई लंबे हैं, फिम्रे छोटे हैं। फिम्रे जो है वो ब्रिसिल लाइक है। कैसे हैं? ब्रिसिल लाइक। ब्रिसिल का मतलब होता है जो टूथब्रश के जो धागे होते हैं उसके जैसे हैं, जो टूथब्रश के जो धागे हैं उसके जैसे हैं। देखो अब ये श्रुति लिख रही है फंक्शन। अरे श्रुति, क्या पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? है? पहले ये तो बताओ पिलाई क्या है, फिम्रे क्या है, तभी तो फंक्शन बताऊंगा। है? क्या है यार श्रुति, क्या है तू? है?
भगवान ने चैट का ऑप्शन दिया तो लिख दिया फंक्शन। अरे श्रुति, कैसे काम चलेगा तेरा? पता नहीं, फंक्शन। अबे पहले पढ़ाने तो दे, पिलाई क्या है, फिमरे क्या है? अजीब है, अजीब है, कमाल करते हैं। ठीक, चलो आइए, पिलाई कैसे है पता चल गया, फिमरे कैसे है पता चल गया। ठीक, फिमरे ब्रश का जो धागे हैं ब्रिसल लाइक उसकी तरह होते हैं और ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन अटैचमेंट, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट टू रॉक, किसी पत्थर पर अटैच है बैक्टीरिया, ठीक, या किसी होस्ट पर अटैच है, होस्ट पर अटैच है। ठीक, तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं फिम्ब्रे। पिलाई का फंक्शन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में फिम्ब्रे का फंक्शन दिया है तो आपको बता दिया। ठीक है, पिलाई का फंक्शन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि किताब के अंदर नहीं दिया है। ठीक, अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। अब आप पूछोगे कॉन्जुगेशन क्या होता है, फिर मैं कहूंगा कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, इसलिए अभी पिलाई का फंक्शन नहीं बता रहा क्योंकि इसका फंक्शन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक है, ब्रश के धागे ब्रिसल लाइक है जो बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है फिम्ब्रे, ये है आपका पिलाई। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो अब मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन देता हूं। आइए पूरा का पूरा रिवीजन देता हूं फटाफट। होस्ट का मतलब क्या हो गया, मैं किसी के लिए क्या हूं, होस्ट हूं। बैक्टीरिया मेरी बॉडी पे भी अटैच हो सकता है, बैक्टीरिया मेरे शरीर पर अटैच हो सकता है, तो मैं क्या हो गया, मैं उसके लिए होस्ट हो गया, मैं उसके लिए होस्ट हो गया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, माइकोप्लाज्मा आया, पीपीएलओ आया, दोनों सेम चीजें हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे पहले कैटल के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में देखा गया। कैटल्स के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में एक ऑर्गेनिज्म देखा गया जो कैटल को एक बीमारी कर रहा था जिसका नाम था निमोनिया, और उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, अगर वो स्पेरिकल है तो कोकस, अगर रॉड लाइक है तो बैसिलस, अगर कॉमा लाइक है तो विब्रियो, अगर स्पाइरल शेप है तो स्पिरेलम। प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट वो एक जैसा है लेकिन उनके शेप वेरी करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन शेप है बैसिलस। बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए दिया है जिसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा, जीनोमिक डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा। ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये सर्कुलर है, लेकिन इसके मुकाबले में ये छोटा है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। अगर आप इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक देंगे तो ये मरेगा नहीं, ये आपको दिखेगा, इसकी फिजिकल अपीयरेंस आएगी। फिजिकल अपीयरेंस को बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब फिजिकल अपीयरेंस किसकी वजह से आई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की वजह से आई। वो फंक्शन क्लास 12 में पढ़ेंगे। सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, देन सेल वॉल, देन सबसे इनर सेल मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर बोला सेल एनवेलप। 3 लेयर है, आपस में टाइटली अटैच है, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। इन तीनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सिंपल नहीं है, तीनों की तीनों का फंक्शन अलग अलग है, तीनों की तीनों बिहेव करती है एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में सेल एनवेलप मिलती है। सेल एनवेलप की पहली लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स। अगर ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर ग्लाइकोकैलेक्स सॉफ्ट है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक, ये मेनली पॉलीसेक्रिहाइड की बनी है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोकैलेक्स का जो कॉम्पोजिशन है, जो थिकनेस है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी करता है। ग्लाइकोकैलेक्स बैक्टीरिया को एक स्टिकी कैरेक्टर देता है, चिपचिपा स्टिकी कैरेक्टर देता है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है जिसको आप म्यूरिन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, शुगर एंड अमीनो एसिड। ये आपका बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है और बर्स्ट होने से बचाता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। सेलेक्टिवली मतलब प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये बाहर से अंदर वाटर को, सॉल्वेंट को आने देगी और कुछ सॉल्यूट को आने देगी। तो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ ये इंटरेक्ट करती है, क्योंकि सेल वॉल तो सभी को आने देती है। ठीक है, सेल वॉल तो सभी को आने देती है।
नहीं, आगे टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आगे एनसीईआरटी बूस्टर कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। मीजोजोम, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, जो स्ट्रक्चर बना उसको मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम में यूकैरियोट प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन होता है, मीजोजोम प्रोकैरियोट में ही मिलते हैं। यूकैरियोट के अंदर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। इस मीजोजोम के ये अलग अलग शेप हो सकते हैं। मीजोजोम की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम कंटेंट बढ़ गया और सिक्रीशन में ये रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल से बाहर, और सेल वॉल की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं हमें नहीं जानना। एक डीएनए था, डीएनए डबल हो गया, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए की सिंथेसिस हुई, मीजोजोम डिवाइड हुआ और मीजोजोम मूव किया, तो एक डीएनए यहां आ गया, एक डीएनए यहां आ गया, बीच में सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन हुआ, ये पॉइंट मीट कर गया, दो डॉटर सेल बन गई। तो डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोजोम ने हेल्प किया और उस डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया? दो डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलती है, मेम्ब्रेन लेस होती है, ये फूड मटेरियल को रिजर्व करती है, किसी मटेरियल को स्टोर करती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फोरस को स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, साइनोफिसिन ग्रेन्यूल प्रोटीन को स्टोर करेंगे। ये प्रोकैरियोट में मिलती है। गैस वैक्यूल भी इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल है, ये एयर को स्टोर करता है, एयर की वजह से फ्लोटेशन में हेल्प होती है। ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल मिलते हैं। ये दोनों के दोनों आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये दोनों के दोनों आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। पिलाई और फिमरे लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ये सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस पे मिलते हैं। जिनका नंबर कम है वो आपके पिलाई हैं, जिनका नंबर ज्यादा है वो आपके फिमरे हैं। ये लॉन्ग है, ये आपके शॉर्ट है, ये पिलिन प्रोटीन के बने हैं और फिमरे आपका अटैचमेंट में हेल्प करता है। बच्चों एकदम फील हुआ पूरा का पूरा, तो आप यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर पूरा का पूरा आपको फील हुआ तो आप एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। 5 मिनट क्लास ज्यादा हो सकती है, 8-5 तक हो सकती है, लेकिन प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरी एक वीक में, लास्ट वीक में याद करिए, मेरी एक ही क्लास आई थी, मेरी एक क्लास कैंसिल हो गई थी। आप याद करिए, त्योहार आया था जिसकी वजह से मेरी एक क्लास नहीं हो पाई थी, और इसके बाद तो हम बेटा थर्सडे को मिलेंगे। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा सा 8-5 तक क्लास लेने दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रिवीजन प्लानर भी दूंगा कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, और आप इस चीज के लिए सपोर्ट करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। ठीक। डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे। चलिए, The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO। बता दिया। They are generally smaller। लास्ट क्लास में बताया था प्रोकैरियोट छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट एज कंपेयर टू यूकैरियोट। लास्ट क्लास के नोट्स चेक कर लो, लास्ट क्लास के नोट्स चेक कर लो। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। प्रोकैरियोट का शेप एंड साइज वेरी करता है। द 4 बेसिक शेप है बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा, स्प्रिलम, स्पाइरल शेप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। कोकस स्पेरिकल करेक्ट है, बैसिलस रॉड लाइक करेक्ट है, विब्रियो कॉमा करेक्ट है, स्पाइरल स्प्रिलम करेक्ट है, प्रोकैरियोट इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा करेक्ट है, प्रोकैरियोट इज स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोअर। स्लोअर नहीं रे, मल्टीप्लाई फास्टर। बहुत बढ़िया एफ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कल की क्लास में वो नोट्स में लिखाया था कौन फास्ट मल्टीप्लाई करता है, कौन स्लो करता है। बहुत बढ़िया। The organization of prokaryote is fundamentally similar. Even prokaryote exhibit wide variety of shape and function। बताया था सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल है जो सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द सेल, साइटोप्लाज्म कल पढ़ाया था। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कल पढ़ाया था। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कल पढ़ाया था।
ठीक, चलिए, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल, गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, गलत हो गया। सेल वॉल प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा, नहीं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, गलत हो गया। प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, सही है। इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय, नॉट कवर्ड बाय, अरे दीवाने, ये हुई ना बात, ठीक है, ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम था, जो कि एक सर्कुलर डीएनए था, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इस स्मॉलर डीएनए को आप बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड कन्फर्म मतलब प्रोवाइड phenotypic character to such bacteria. One such character resistance to antibiotic. In higher class, 12th class में आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड का रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, बैक्टीरियल डीएनए ऑल्सो नोन एज जीनोमिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा वर्ड गलत है, न्यूक्लियर डीएनए आना था और जीनोमिक आना था, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। प्लाज्मिड इज स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल नहीं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, ये भी गलत हो गया। अरे गजब, प्लाज्मिड इज नॉट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये भी गलत हो गया। इट कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच इज नॉट फिनोटिपिक कैरेक्टर, विच इज फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये भी गलत हो गया। इट डजंट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन, इट डज हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी गलत हो गया। ऑल आर इनकरेक्ट, बहुत बढ़िया, ऑल आर इनकरेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, कभी कभी सब गलत होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। क्या मतलब है? ऐसा कोई ऑर्गेनेल, नो ऑर्गेनेल लाइक द वन, ऐसा कोई ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में मिलते हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलते एक्सेप्ट राइबोसोम। यूकैरियोट में गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मिलते हैं, बट ये प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। तो यूकैरियोट में जो ऑर्गेनेल मिलते हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलते एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम बता चुका हूं, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बताइए आंसर, बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन यूकैरियोट, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट, गलत हो गया। इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस नहीं मेम्ब्रेनलेस, ये गलत हो गया। इन यूकैरियोट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोट नहीं प्रोकैरियोट, ये गलत हो गया। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पीपीएलओ का साइज पूछा है, पीपीएलओ का साइज एनसीईआरटी में, पीपीएलओ का साइज एनसीईआरटी में ये लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। तो बच्चों आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में आया था नीट के अंदर, ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, सेल एनवेलप, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल कैसा है? केमिकली कॉम्प्लेक्स बताया था। सेल एनवेलप के अंदर टाइटली बाउंड 3 लेयर्स हैं,
जिसकी बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों का फंक्शन डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और ये तीनों की तीनों मिलकर बिहेव करती है एक सिंगल यूनिट। सेल एनवेलप इज केमिकली सिंपल, सिंपल नहीं रे, कॉम्प्लेक्स। टाइटली डबल बाउंड, डबल डबल नहीं रे, ट्रिपल। ग्लाइकोकैलिक्स इज इनर लेयर, इनर नहीं रे, आउटर लेयर। ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड बिहेव एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। बहुत बढ़िया, चैट एकदम फास्ट होनी चाहिए इसी तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश। Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose slimy layer in some, while in others it may be thick and tough. क्या बोलेंगे? कैप्सूल। सेल वॉल डिटरमाइन करती है शेप एंड प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट ताकि बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाया जा सके। क्या लिख रहे हैं? डी। देखते हैं। आउटर लेयर ऑफ एनवेलप एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट। कैन बी लूज कॉल्ड कैप्सूल, कैप्सूल नहीं, स्लाइम लेयर। एंड टफ, स्लाइम लेयर नहीं, कैप्सूल। कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोलाइज सेम, सेम नहीं, डिफरेंट। सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ सेल। बहुत बढ़िया, चैट एकदम फास्ट होनी चाहिए इसी तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड द वर्ल्ड। आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के साथ। दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की मेम्ब्रेन सेम है स्ट्रक्चर। नॉट अ सेलेक्टिवली, इज अ सेलेक्टिवली, गलत हो गया। इंटरेक्ट आउटसाइड विथ इन्वायरमेंट एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सही है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सही है। और जब दो सही हो तो आंसर जाता है बोथ बी एंड सी, बहुत बढ़िया। मीजोजोम 2023 नीट मणिपुर का जो हुआ था, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मीजोजोम विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन का मतलब हुआ इन्वेजिनेशन। ये एक्सटेंशन कैसा हो सकता है? वेसिकल की फॉर्म में, टिब्यूल की फॉर्म में, लेमेला की फॉर्म में। क्या क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल समझाया था। दे ऑल्सो हेल्प इन रेप्लिकेशन बताया था, सिक्रीशन बताया था, सरफेस एरिया बढ़ाएगा बताया था, और इंजाइम कंटेंट बढ़ाएगा बताया था। बताइए क्या आंसर जाएगा? इन बैक्टीरिया मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल सिंथेसिस, दोनों करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आपका जाएगा, बताइए क्या जाएगा? दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है मेसोसोम पर। इंक्रीज सरफेस एरिया इंजाइम कंटेंट, सही है। हेल्प इन सिक्रीशन, सही है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट, सही है। तो आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। और हमने क्या पढ़ा है? और हमने आपका पढ़ा है ये पिलाई एंड फिम्ब्रे, ठीक। हमने क्रोमेटोफोर नहीं पढ़ा, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं पढ़ा। देखिए, फ्लैजला भी हमने नहीं पढ़ा। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, डू नॉट प्ले इन मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट। पिलाई इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन का नाम है पिलिन। फिम्ब्रे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्प्राउटिंग आउटसाइड द सेल, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। स्प्राउटिंग का मतलब है रिलीज और प्रोजेक्टेड, रिलीज और प्रोजेक्टेड।
In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in stream. कहीं पे भी हो सकता है, स्ट्रीम मतलब पानी में भी हो सकता है, and to host. बताइए जरा क्या आंसर जाएगा? पिलाई एंड फिमरे सरफेस स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन. नो हेल्प इन लोकोमोशन, गलत हो गया. पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन एब्सेंट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, गलत हो गया. फिमरे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक. आंसर जाएगा ऑप्शन सी. आंसर जाएगा ऑप्शन सी. आंसर जाएगा ऑप्शन सी. बहुत बढ़िया. और हमने पढ़ा है इंक्लूजन बॉडी. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म. ये नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, फ्री मिलता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, एक तरीके से मैं आपको दो बार पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में भी पढ़ाता हूं. फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिसिल ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल. ग्लाइकोजन रखेगा, यहां प्रोटीन रखेगा. एग्जाम्पल है गैस वैक्यूल, जो मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट. 2020 में आया था. दे आर इन्वॉल्व, दे आर फ्रीलीन, करेक्ट है. दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, करेक्ट है. नॉट बाउंड बाय, करेक्ट है. तो गलत क्या है? गलत है ऑप्शन ए. गलत है आपका ऑप्शन ए. गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं, ये तो मेम्ब्रेन लेस होता है, गलत हो गया. ठीक है, गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी सही है. गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायंसी सही है. इसके एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सही है. ए डी सी ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी. तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ई. आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ई. आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ई. बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. देख लीजिए, पूरा पढ़ाया, फिर पूरा पढ़ाने के बाद पूरा रिवाइज कराया, फिर उसकी एनसीईआरटी कराई, फिर एनसीईआरटी बूस्टर. तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं खुद बनाता हूं, और इन क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है, टाइप करने में, वहां पे करने में 1 घंटा तो एनसीईआरटी बूस्टर में लगता है. 1 घंटा एनसीईआरटी बूस्टर में लगता है. ठीक, उसके बाद 2 घंटा एकदम सीक्वेंस में पूरा का पूरा नोट्स. ये देखिए, पहला पेज का नोट्स एकदम इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया. ये दूसरा पेज का नोट्स, ये तीसरा, और ये चौथा, ये है चौथा. ठीक, 2 से 2.5 घंटे इसके अंदर लगते हैं. 1 घंटा एनसीईआरटी बूस्टर में लगता है. ठीक है, और इसी की मैं आपको पीडीएफ फोटो क्लिक करके, पीडीएफ बना के, स्कैन करके आपको आपके ऐप में डालता हूं. तो डेली 4 से 4.5 घंटे आपके लेक्चर के लिए मैं पढ़ाई करता हूं. तभी आपको मजा आता है, तभी आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलता है. 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी करते हैं, करना पड़ता है. ओनली फूल्स नो ऑल द आंसर्स. ठीक है, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. तो आपको बस क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और टीचर से कभी भी बदतमीजी नहीं करनी है. टीचर से नहीं, अपने बड़ों से भी नहीं करनी है. डिसिप्लिन में रहना है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, सभी टीचर की. सब लोग बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक, आई एम 36 ईयर ओल्ड मैन, मैरिड पर्सन. ठीक है, तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, 16, 17, 18 साल के, 16 साल के, 15 साल के. ठीक है, अब होमवर्क सुनिए, होमवर्क सुनिए. आज है फ्राइडे. आज क्या है? फ्राइडे. आज आप क्या करेंगे? आज आप 1 आवर लगा के आज का लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे. क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. ठीक, और 15 मिनट में, क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हो, 15 मिनट में आप लेक्चर 1 एंड 2 का रिवीजन करेंगे. लेक्चर 1 एंड 2 का रिवीजन करेंगे. तो आज आपको 1 आवर 15 मिनट देना है. ठीक है,
अब सैटरडे को क्या करेंगे? सैटरडे को लेक्चर थर्ड जो आज का है उसको रिवीजन करेंगे। उसको रिवीजन अगर आज आपने 1 घंटे में रिवाइज किया है तो कल आप इसको 30 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। संडे को आप लेक्चर थर्ड का रिवीजन करेंगे और ये आप 15 मिनट में कर लेंगे। ठीक। उसके बाद मंडे कुछ नहीं करेंगे, मंडे बॉटनी नहीं पढ़ेंगे, मंडे नो बॉटनी, मंडे नो बॉटनी। ट्यूसडे को आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को 45 मिनट में ही रिवाइज करेंगे। ठीक है। और वेडनेसडे में आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2 घंटा लगा के। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसको फॉलो करना। तुम देखना, तुम्हें मजा आने लगेगा। तुम्हें 2 महीने बाद भी चीजें पूरी रिकॉल रहेंगी। सैटरडे में लेक्चर 3 का रिवीजन 30 मिनट, संडे को लेक्चर 3 का रिवीजन 15 मिनट, मंडे को कोई बॉटनी नहीं, ट्यूसडे को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का 45 मिनट में रिवीजन करेंगे, वेडनेसडे को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2 घंटा लगा के, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और थर्सडे को हम मिलेंगे। अगर आपको मजा आया, आज की क्लास में फील हुआ, तो एक बार अपने सर के सम्मान में दिल बना दीजिए, दिल बना दीजिए या यस सर लिख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, फटाफट। जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट आज जाऊंगा तभी थर्सडे को आऊंगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है और थैंक यू, आपने कॉपरेट किया, आपने मुझे 9 मिनट एक्स्ट्रा दिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐप में कि क्लास कैसे लगी। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। आपके फीडबैक को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है, ठीक है, और मैं कमेंट पढ़ता हूं और वहां पे जेन्युइन कमेंट मिलते हैं, अच्छा लगता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐप में। इट टेक ओनली 10 to 15 सेकेंड, ठीक है, टू राइट फ्यू वर्ड्स फॉर योर टीचर। ठीक है, इससे और अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है। ठीक है, तो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स एंड। थैंक यू।